हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 31 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिससे पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर, जो ऑटिज्म या एएसडी के लिए दी जा रही है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, इससे कनेक्टेड क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। जैसा आप देख सकते हैं ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर। आपको मैं समझाऊंगा स्टेम सेल्स होते क्या हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ऑटिज्म क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा कहा जा रहा है कि ऑटिज्म में अगर स्टेम सेल थेरेपी की जाएगी तो उसके सही होने के चांसेस बन जाएंगे। वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर स्कूल में क्या कहा है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा यूपीएससी का जो टेक है, जहाँ आर्टिकल 21 का यूज़ हुआ है, जहाँ पे यूपीएससी ने कहा है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे क्यों हाइजीन ज़रूरी है और उसका रेफरेंस क्यों आर्टिकल 21 से दिया है। उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का स्टील सेक्टर और जो इंडिया के क्लाइमेट गोल हैं, इन दोनों को अलाइन करके आपको मैं समझाऊंगा कि इंडिया का स्टील सेक्टर किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से उसमें डिमांड बढ़ सकती है और जो डिमांड बढ़ेगी क्या उसमें कार्बन एमिशन होगा, कैसे होगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसमें अलग अलग वेरिएशंस जब आया करे तो आप अपने फ्रेमवर्क में वो पॉइंट ऐड किया करिए खाली जो आपके पास मेंशन नहीं है, ठीक है। लास्ट आर्टिकल बात करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर और इंडियन इक्विटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एफपीआई के बारे में, एफडीआई, एफआईआई के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और इसका क्या प्रेजेंट में सिग्निफिकेंस है, क्यों कहा जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल कर दिया है अपनी इक्विटीज, तो इसका क्या मतलब है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज्म। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं स्टेम सेल होती क्या है ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। स्टेम सेल कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होती हैं जो डिवाइड हो सकती हैं और चेंज हो सकती हैं अदर टाइप्स ऑफ सेल में, जैसे नर्व सेल, ब्लड सेल, मसल सेल। ये जनरली ग्रोथ की, रिपेयर की, रीजनरेशन जो होते हैं टिश्यूज के, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अब स्टेम मतलब क्या होता है आपको पता है, पेड़ में स्टेम की बात होती है, तो कुछ वैसे ही अपने दिमाग में निमोनिक बैठा सकते हो। स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो रीजनरेट करने में, रीग्रोथ करने में काफी मदद करती हैं। अब जब बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी की, तो बेसिकली एक ट्रीटमेंट होता है जहां पे स्टेम सेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, ताकि वो जो डैमेज सेल है आपकी बॉडी में उसको रिपेयर और रिप्लेस कर सके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसको एक्सपेरिमेंटली कुछ डिसीजेस में यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी साइंटिफिकली प्रूवन और रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है अगर कहीं पे स्टेम सेल थेरेपी की जा रही है। अब आप यहीं पे बात बताता हूं ऑटिज्म की। ऑटिज्म या एएसडी, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जो अर्ली चाइल्डहुड से होती है, जिसकी वजह से बच्चे का कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर लर्निंग, ये सब की सब इंपैक्ट हो जाती है। ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये कोई आपका डिसीज नहीं है एंड दिस इज नॉट क्यूरेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है इसके ऊपर वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जनरली मैनेज की जाती है थेरेपी के द्वारा, एजुकेशन और सपोर्ट के द्वारा, कोई मेडिसिन या सर्जरी इसके लिए पर्टिकुलरली नहीं होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया स्टेम सेल थेरेपी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए की जा रही है, इसको एज अ क्लिनिकल सर्विस नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि अक्सर जब आपका देखोगे जो हेल्थ सेक्टर होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे किसी को ऑटिज्म से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर वहां स्टेम सेल थेरेपी की बात होगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कहा है, मना किया है एज इट इज। फिर कहा है कि भैया ये सारी चीजें तभी कर सकते हो जब वो अप्रूव्ड, मॉनिटर्ड और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू होंगी, तभी हम अप्रूवल कर सकते हैं इस सब चीजों का, ठीक है। अब रीजनिंग क्या दी है, रीजनिंग पहले ये दे रखिए, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं अभी तक एस्टैब्लिश हो रखे हैं सेफ्टी के ऊपर, जो आपका एएसडी में कितनी एफिकेसी होगी जो स्टेम सेल थेरेपी होती है। यहाँ पे जो रीजनेबल स्टैंडर्ड होता है मेडिकल केयर का, उसको भी फेल हो गया, मतलब वो भी पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी की बात हो रही है,
क्या ये एक्चुअली में वो स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और डॉक्टर प्रॉपर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो वैलिड रीजन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। ऑटिज्म के रिगार्ड में स्टेम सेल थेरेपी की बात होती है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका है। अब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो ये चीज करना गलत है। उसने क्रिटिसाइज भी किया है। यहाँ पे ऑर्डर किया है एक डेडिकेटेड नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च ओवरसाइट। मतलब स्टेम सेल की जो थेरेपीज जिस जिस हॉस्पिटल में जिस जिस मेडिकल फील्ड में हो रही है उसके लिए एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है और ये पार्ट आप मेंस में यूज कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि भैया अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी और वो डेडिकेटेड होके कंप्लीटली स्टेम सेल रिसर्च का ओवरसाइट देखेगी, उसको इसे कहते हैं कि आप पूरी तरीके से ओवरसी करेगी, ठीक है। तो जो भी स्मॉल स्मॉल इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ऐसी चीजें जहां पे स्टेम सेल की जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट प्रॉफिट मेकिंग के लिए अगर करना स्टार्ट किया जाएगा तो वो सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। यहां पे अगर मैं लीगल बेसिस की बात करूं तो यहां पे न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 का जो रूल है वो वायलेट भी होता है, क्योंकि जो आपके क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं इसको एज अ क्योर, किसका, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसका क्या इंपैक्ट होगा? इंपैक्ट ये होगा, पहली चीज, दो आपके चिल्ड्रंस हैं जिनको एएसडी है, ठीक है, उनको अनसेफ और एक्सप्लॉइटेटिव ट्रीटमेंट जो होता है उससे बचेंगे। वो जो मिसलीडिंग क्लेम्स होता है वो रुकेगा, जो मेडिकल एथिक्स है वो मजबूत होगी और गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की तरफ पुश मिलेगा। अब ये पूरे आर्टिकल की एक शॉर्ट क्रिस्प समरी मैंने आपको समझा दी। अब देखते हैं यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछिए। क्या कह रहे हैं? 2012 क्वेश्चन स्टेम सेल्स के रिगार्ड में, फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज, स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली। क्या ऐसा है? क्या स्टेम सेल कहीं दूसरी स्पीशीज में नहीं होगी? क्या केवल मैमल में ही होगा? स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, व्हाई कांट दे बी यूज्ड? सोचो एक बार। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। मैं कहता हूं कांट दे बी यूज्ड। कभी भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो वहां पे आप एक क्वेश्चन टैग को लगाइए, कांट दे बी डन लाइक दिस। तो जब ये करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है 2002 का आर्टिकल। ये बेसिकली ये पीवाईक्यू है। पहले 2002 में जो क्वेश्चन आया है विद रेफरेंस टू लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च। आप देख रहे हो आर्टिकल किसके ऊपर था? आर्टिकल था स्टेम सेल के ऊपर। और इसी से कनेक्टेड देखिए मेंस में कैसे सवाल पूछा है, प्रीलिम्स में कैसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करने की। अभी अगर मैं आपको बायो पढ़ाता तो वहां पर सारी चीजें बताता कि क्या होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जहां पे स्टेम सेल की बात की जाती है। बट ये सिर्फ ये शो करने के लिए है कि स्टेम सेल की सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से कैसे यूपीएससी सवाल पूछता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो क्या कह रहा है? स्टेम सेल कैन रीजनरेट देमसेल्व्स इनटू वाइट्रो वर्चुअली फॉरएवर। हमेशा मैंने क्या कहा है, कभी भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है उसमें लगाइए आप एक क्वेश्चन टैग, कांट दे बी रीजनरेटेड। फिर कह रहे हैं द स्टेम सेल कैन बी ड्राइव्ड विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसिस्ट। आपको नहीं पता है क्या, लेकिन सोचो क्या आपका डिराइव कर दी जाएगी विदाउट डिस्ट्रक्टिंग एनीथिंग लाइक एक्स, ये जो है मेंशन हो रखा है। फिर कहता है ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल आर एम्ब्रॉयज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो आपको नहीं पता है क्या, लेकिन सोचो था ओनली सोर्स द ये सब लिखा हुआ, तो क्या ये सारे तरीके होते हैं यूपीएससी गलत करने के। अगर आप थोड़ा सा अप्रोच को लगाओगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 3-4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है, जो हाइजीन जिसे MHM कहते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, ये एक हिस्सा है, मतलब ये पार्ट है राइट टू लाइफ और डिग्निटी के अंदर का आर्टिकल 21। मतलब ये फंडामेंटल राइट हुआ। फिर तो सवाल उठता है मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो आपका मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन जहां पे लैक होती है उसकी वजह से ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, स्टिग्मा फेस करना पड़ता है जो बच्चियां होती हैं। फिर वहां पे एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, अनसेफ प्रैक्टिसेस होती हैं, और इन सब की वजह से प्राइवेसी, बॉडीली ऑटोनॉमी, गर्ल्स का राइट टू एजुकेशन, वो सब इम्पैक्ट होता है। तो अब 21 में है, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब अगर कभी भी किसी बच्ची का ये वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका बेसिकली जाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहा जाए तो राइट टू लाइफ इंक्लूड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और जब कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन भी वायलेट होगा, मतलब वो तो आर्टिकल 21A में है। तो यहाँ पे कनेक्शन ऐसे है कि अगर कोई बच्ची है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और ये सारी प्रॉब्लम अगर फेस होने को मिली है उसे, और उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रही है स्कूल को, तो उसका राइट टू एजुकेशन भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। दोनों आर्टिकल इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती
दिखाती है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक बोल्ड स्टैंड को ले रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया हर एक स्कूल, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अर्बन, रूरल, उन सबको फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स रखनी पड़ेगी। उन्हें फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स को देना पड़ेगा बच्चों को, ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अवेलेबल रहें। MHM का एक प्रॉपर कॉर्नर बनाना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर फॉर्म में अगर कभी किसी को कोई यूनिफॉर्म स्पेयर पड़ी हो, इनरवियर से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली, तो अक्सर बच्चियां जो होती हैं उनको नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, जो अभी प्रॉपर फॉर्म में उनको इन सब चीज़ों के बारे में जब जानकारी नहीं है, तो कभी अगर प्रॉब्लम होती है तो पहली चीज़ क्या है, अवेयरनेस नहीं है। तो स्कूल को इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप पहली चीज़ उन सब चीज़ों के लेकर के रेडीनेस रखिए। अगर कभी किसी बच्ची को अचानक से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो घबराए ना, और उसके लिए ये MHM कॉर्नर्स एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। आप GS पेपर 1 अगर देखोगे, वहां पे क्या है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वहां पे यूज कर सकते हो। GS पेपर 4 के सेक्शन में आप यूज कर सकते हो कि क्यों इसको एथिक्स में डालना जरूरी है, ये सारी चीजें अवेयरनेस करना क्यों जरूरी है। अब अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी है, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कहा गया है कि अगर आपने ये सब चीजें नहीं की हैं तो डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तब तो स्टेट लायबल रहेगा अगर उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ी आप स्टेट बना सकते हो। तो उनको सिंपल कहा गया अगर आपने नहीं किया है तो RT एक्ट के प्रोवोल्यूशन के अनुसार आपको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो करना दोनों को पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिग्निटी और राइट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी पे पड़ेगा, हेल्थ, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी, सोशल चेंज, ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 21 की बात हो रही है, लाइफ, डिग्निटी, प्राइवेसी। तो यूपीएससी का अक्सर फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे 2021 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछा है, फिर आप 2018 में देखिए राइट टू लाइफ और उसके ऊपर पर्सनल लिबर्टी के ऊपर पूछा है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, बात यहाँ पे हो रही थी कि चीज की MHM के ऊपर, लेकिन वहां से कनेक्टेड 21 आया, उसके बाद 21 आया और उससे 21A आया। अब इन दोनों को इंटरलिंक करना है और मेंस के लिए आपको अपने पॉइंट्स जब निकालोगे तो आपके सामने फ्रेमवर्क अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं इंडिया का स्टील सेक्टर और क्लाइमेट गोल। तो इंडिया बेसिकली अपना सबमिट करेगा NDC, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पहले समझ लो ये है क्या। ये आसान सी भाषा में एक देश के द्वारा एक बेसिकली एक टेबल होता है, या फिर आप ये मान लो कि ये देश अपना पूरा एक परफॉर्मा देता है कि हम किस किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे जिससे उसके अंदर हम पोल्यूशन कम कर सकें, मतलब हमारा क्या योगदान रहेगा प्रदूषण को रोकने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो यही होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया के जो अपना सबमिट करेगा वो एम्बिशियस NDC करेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसमें एक ज़रूरत है कि इकोनॉमी वाइड डीकार्बनाइजेशन हो। अब स्टील सेक्टर जो है वो एक बहुत ही की है इंडिया के लिए अगर इकोनॉमिक सेंस में बात की जाए, और इसे बैकबोन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। लेकिन ऑन द मीन टाइम ये बहुत ही हाईली कार्बन इंटेंसिव भी होता है। अब सवाल ये है इस पूरे एडिटोरियल में कि इंडिया अगर अपना एम्बिशियस NDC देता है तो वो देने से क्या होगा, उसको देने से क्या पता है स्टील सेक्टर जो है वो इंपैक्ट हो जाए, क्योंकि डीकार्बनाइजेशन अगर करने की कोशिश करेंगे तो कार्बन इंटेंसिव जो है स्टील सेक्टर, वो कैसे हम उस चीज को बैलेंस करेंगे। तो स्टील इतना मैटर करता क्यों है, क्योंकि स्टील का आउटपुट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम 125 टू 400 मेट्रिक टन बाय मिड सेंचुरी, और ये 12% ऑफ इंडिया कार्बन एमिशन कॉस्ट करता है। अब इससे क्या होता है, इससे रिस्क ये होता है कि जो हाई कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है अगर धीरे धीरे एक्शन डिले कर दिए जाएंगे उसमें। तो स्टील तो पहला मैटर तो ये है, इस वजह से करता है। अब ग्लोबल प्रेशर ये है कि चाइना स्क्रैप कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर इंडिया लेट मूवर रिस्क में आएगा तो उसे एक्सपोर्ट लॉसेस होंगे, कॉम्पिटिटिवनेस और डिक्लाइन भी हो सकती है। इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, इंडिया अपना ग्रीनिंग स्टील रोड मैप को लेकर के आई है, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी बताई है, ग्लोबली उसने प्रेजेंट किया है जिस तरीके से कि हम कैसे अपने स्टील सेक्टर में, मतलब स्टील में जो आपका कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है बर्न करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कॉज करता है, ठीक है। इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के सामने वो अपनी चीज़ें रखी हुई हैं कि हम कैसे अपने जो ट्रांजिशन करेंगे डीकार्बनाइज जब होगा तो उसमें हम किस तरीके से
कार्बन की जहाँ पे हम वो चीज़ वेपर में हम उस चीज़ को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कार्बन का एमिशन हम नहीं करेंगे, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात होती है। अब जब ये बात हो रही है तो ट्रेडिंग स्कीम मतलब अगर कोई चीज़ ट्रेड करने की बात हो रही है मतलब कार्बन मार्केट की बात हो रही होगी। अब जब कार्बन मार्केट की बात हो रही है तो आपके दिमाग में 2015 का पेरिस एग्रीमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, UNFCCC का एग्रीमेंट है ये। अब इसके अंदर जब बात कार्बन मार्केट की होगी तो कार्बन मार्केट के लिए इंडिया ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, ठीक है। आपको समझाने से पहले आप समझ लीजिए गैप्स और चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस पहला ये हाई कॉस्ट है, क्योंकि अभी भी हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन की लिमिटेड सप्लाई है, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्स्टेंट है, स्क्रैप मार्केट बहुत वीक है। सवाल उठता है हमें चाहिए क्या, हमें एक प्रॉपर क्लियर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म एमिशन टारगेट रखने होंगे। कार्बन प्राइसिंग को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा ग्रीन स्टील का। अब ये सारी चीजें जब होंगी तो इससे जो गैप्स हैं, जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस किए जा पाएंगे। अब यहाँ पे नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की जब यहाँ मेंशन है, बहुत पुराना आर्टिकल लेकिन मैंने आपके लिए डाल दिया यहाँ पे, ये किस लिए है। यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात होती है तो कार्बन मार्केट बनाई जाएगी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, इसका नाम है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये सेटअप की जा रही है ताकि कार्बन एमिशन की ट्रेडिंग को हैंडल किया जा सके, इनेबल किया जा सके अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। 21 मेंबरी कमिटी होगी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, उनके द्वारा इनको हेड किया जाएगा। की फंक्शंस क्या है, जो एक्टिविटीज होती हैं पर्टिकुलरली एमिशन रिडक्शन ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए एलिजिबल होंगी, वो रिकमेंडेशन देगी ये अथॉरिटी, इवैल्यूएट करेगी, अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट्स को जिससे एमिशन रिडक्शन हो सके अच्छे से, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलाइन करेगी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के साथ और जो नेशनल सस्टेनेबिलिटी गोल है उसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे दो सारी चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी मेंशन कर दी गई। इंडिया का NDC टारगेट बाय 2030 क्या रखा गया है, हम जैसे भी चीज़ें करेंगे एक बार आप पढ़ लोगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2016 का देखिए इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर पूछा गया है। अब ये क्या है, आप एक बार पढ़िएगा आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे, ये एक बेसिकली प्लान है जो आउटलाइन किया जाता है एक्शन का, कि कंट्रीज अपना कितना रिडक्शन करेंगी ताकि उनका जो क्लाइमेट चेंज है वो कॉम्बैट किया जा सके। फिर कार्बन मार्केट का यहाँ पे मतलब मैंने समझा दिया है क्या होता है। बेसिकली कार्बन की ट्रेडिंग होती है, जो जितना ज़्यादा करेगा और जिसने जितना कम किया है। अगर मान लो किसी ने X से 10 यूनिट ज़्यादा किया है और किसी ने X से 10 यूनिट कम किया है, तो जिसने कम किया है वो अपना एक्स्ट्रा 10 इस 10 को दे सकता है जिसने एक्स्ट्रा 10 किया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2023 के सवाल की, कार्बन मार्केट आर लाइकली। फिर कह रहे कार्बन मार्केट रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट। आप एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है FPI आउटफ्लो। अब यहाँ पे इनफ्लो की बात नहीं हो रही है, आउटफ्लो की बात हो रही है। मतलब बात हो रही है यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में थे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ की इक्विटी बेच दी है। ये हाईएस्ट है सिंस अगस्त। अब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बॉट भी किया है, मतलब खरीदे भी हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं वो कंटिन्यूसली 4 मंथ तक। लेकिन यहाँ पे जो इनफ्लो हो रहा है उतना उसी के हिसाब से आउटफ्लो भी है। तब ये जो आउटफ्लो हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या निकल के आते हैं। रीजन कुछ कहा जा रहा है भैया, पहली बात तो ये होगा या तो अर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी, दूसरा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया की मार्केट से विड्रॉ किया होगा। अब यहां पे देखिए FPI क्या होता है। FPI बेसिकली ऐसे फॉरेनर्स होते हैं, या ऐसे समझ लो आप कि ये इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में और म्यूचुअल फंड में। मैंने कहा एक इंडिविजुअल फॉरेनर होगा, ऐसे दिमाग में बैठा लो। और जब यहां पे FII आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, कोई एक फॉरेन कंपनी होगी। वो क्या हो सकती है, कोई हेज कंपनी हो सकती है, कोई वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है। तो जो फॉरेन बैंक है या कंपनीज है XYZ, इनके पास कोई फॉरेनर अपना पैसा देंगे, तो ये XYZ कंपनी आके जब इंडिया में पैसा डाले मार्केट में तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होगा, ये डायरेक्टली कर दिया जाता है, ठीक है। सवाल उठता है ये क्या नहीं करते, ये कोई कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये बेसिकली आते हैं, पैसा लेते हैं और जाते हैं। ये कोई फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जब FII की बात हो रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आपके क्या
पैसा लेकर के, इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। एफआईआई की खासियत ये होती है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन चीज़ फोकस करती है? वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होती है, ऑफिसेज बनते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाए जाते हैं। ऑफन इसमें जो ओनरशिप होती है वो इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट का कंट्रोल इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे जनरली वो लोग ट्रेड में, स्टॉक्स में नहीं वो करते हैं, क्विक प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं होते हैं, वो तुरंत एग्जिट भी नहीं करते हैं। आप सोच के देखो, किसी ने एक पूरी फैक्ट्री खड़ी कर रखी है, तो क्या वो आएगा प्रॉफिट लेकर के चला जाएगा? अरे भाई, ये लॉन्ग टर्म होता है, 10-10 साल तक ये चलता है इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर रिट्रीव करने के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे 2011 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखिए 2020 का अगेन एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। विद रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया है कि क्या ये कर सकते हैं और क्या ये नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जो पीडीएफ मिलेगा आप उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद टेक इट एज अ होमवर्क। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है क्या नहीं करते हैं, आपके आंसर्स यहीं से निकल के आ जाएंगे जो उन्होंने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया आपके सामने। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।